अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आप एक तृतीय क्रियाकलापों के रूप में व्यापार शब्द से पहले ही परिचित हैं, जो आप इस पुस्तक के अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति अब्लिक पक्ष बेचता है तो दूसरा खरीदता है। कुछ स्थानों पर लोग वस्तुओं का विनिमय करते हैं। व्यापार दोनों ही पक्षों के लिए सामान्य रूप से लाभदायक होता है। व्यापार दो स्तरों पर किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। राष्ट्र को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है जिन्हें या तो वे देश स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते या जिन्हें वे अन्य स्थानों से कम दामों में खरीद सकते हैं। आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था था, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था, अर्थात वस्तुओं के बदले में रुपए के स्थान पर वस्तु दी जाती थी। इस व्यवस्था में यदि आप एक कुम्हार होते और आपको एक नल साज की आवश्यकता होती तो आपको एक ऐसे नल साज ढूंढना पड़ता जिसे आप द्वारा बनाए हुए बर्तनों की आवश्यकता होती और आप उसकी नल साज की सेवाओं के बदले अपने बर्तन देकर आदान प्रदान कर सकते थे। चित्र में जान बिल मेला में वस्तुओं का आदान प्रदान करती दो महिलाएं हर जनवरी में फसल कटाई की ऋतु के बाद गुवाहाटी से 35 किमी दूर जागी रोड में जान बिल मेला लगता है और संभवतः यह भारत का एकमात्र मेला है जहां विनिमय व्यवस्था आज भी जीवित है। इस मेले के दौरान एक बड़े बाजार की व्यवस्था की जाती है और विभिन्न जनजातीय और समुदाय के लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। रुपया अथवा मुद्रा के आगमन के साथ ही विनिमय व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर कर लिया गया। पुराने समय में कागजी और धात्विक मुद्रा के आगमन से पहले उच्च नौजमान मूल्य वाली दुर्लभ वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, जैसे चकमक पत्थर, ऑब्सीडियन, आग्नेय कांच, काउरी सेल, चित्ते के पंजे, हवेल के दांत, कुत्ते के दांत, खालें, बाल, फर, मवेशी, चावल, पेपरकार, नमक, छोटे यंत्र, तांबा, चांदी और स्वर्ण। क्या आप जानते हैं कि सैलरी शब्द लैटिन शब्द सैलेरियम से बना है, जिसका अर्थ है नमक के द्वारा भुगतान। क्योंकि उस समय समुद्र के जल से नमक बनाना ज्ञात नहीं था और इसे केवल खनिज नमक से बनाया जा सकता था, जो उस समय प्राय दुर्लभ और खर्चीला था। यही वजह है कि यह भुगतान का एक माध्यम बना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास प्राचीन से लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण होता था, इसीलिए व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। लोग तब अपने साधनों का अधिकांश भाग मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन और वस्त्र पर खर्चा करते थे। केवल धनी लोग ही आभूषण व महंगे परिधान खरीदते थे और परिणामस्वरूप विलास की वस्तुओं का व्यापार आरंभ हुआ। रेशम मार्ग लंबी दूर के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है, जो 6000 किमी लंबे मार्ग के सहारे रोम को चीन से जोड़ता था। व्यापारी भारत, पर्शिया, ईरान और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम, रोम की ऊनी व बहुमूल्य धातुओं तथा अन्य अनेक महंगी धातुओं का परिवहन करते थे। रोमन साम्राज्य के विखंडन के पश्चात 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई। समुद्रगामी युद्धपोतों के विकास के साथ ही यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार बढ़ा तथा अमेरिका की खोज हुई। 15वीं शताब्दी से ही यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ और विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार के एक नए स्वरूप का उदय हुआ, जिसे दास व्यापार कहा गया। टू बी सोल्ड एंड लेट द पब्लिक एक्शन ऑन द मंडे द 18th of the May 1829 for the saves fine rice, grams, paddy, books, muslins, needles, pens and ribbons etc. चित्र 9.2 दासों की नीलामी हेतु विज्ञापन 1829 में निकाला गया है। यह अमेरिकन नीलामी ने दासों की बिक्री अथवा अस्थायी रूप से स्वामियों द्वारा
किराए पर लाने लेने हेतु विज्ञापन दिया। खरीदने वाले क्रेता प्रायः कुशल व स्वस्थ दासों के लिए 2,000 डॉलर चुकाते थे। ऐसी नीलामियों ने प्रायः परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया। उनमें से बहुतों ने अपने प्रियजनों को दोबारा नहीं देखा। पुर्तगालियों, डचों, स्पेनिश लोगों और अंग्रेजों ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ा और उन्हें बलपूर्वक बगानों में श्रम हेतु नए खोजे गए अमेरिका में परिवहित किया। दास व्यापार 200 वर्षों से भी अधिक समय तक एक लाभदायक व्यापार रहा, जब तक कि यह 1792 में डेनमार्क में 1807 में ग्रेट ब्रिटेन में और 1808 में संयुक्त राज्य में पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं कर दिया गया। औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, ऊन की मांग भी बढ़ी, लेकिन विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में उनका मौद्रिक मूल्य घट गया। औद्योगिकृत राष्ट्रों ने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों का आयात किया और मूल परत तैयार माल को वापस अनौद्योगिकृत राष्ट्रों को निर्यात कर दिया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार कर और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए। विश्व युद्ध के बाद के समय के दौरान व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता GATT गाट जैसी संस्थाओं ने, जो कि बाद में विश्व व्यापार संगठन WTO बना, शुल्कों को घटाने में सहायता की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। यह विश्व का अर्थव्यवस्थाओं को लाभान्वित करता है। यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन तथा विश्लेषणकरण का प्रयोग में लाए, हर प्रकार का विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म दे सकता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं की तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता व हस्तांतरणीयता के सिद्धांतों पर आधारित होता है और सिद्धांततः यह व्यापारिक भागीदारों को समान रूप से लाभदायक होना चाहिए। आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है और यह राष्ट्रों को विदेशी नीतियों से संबंधित है। सुविकसित परिवहन तथा संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी से मिलने वाले लाभों को छोड़ने का इच्छुक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, भौतिक संरचना जैसे कि भूविज्ञानिक उच्च उच्च मृदा व जलवायु में भिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से विपरीत हैं। भौगोलिक संरचना खनिज संसाधन आधार को निर्धारित करती है और धरातलीय विभिन्नताओं, फसलों व पशुओं की विविधता सुनिश्चित करती है। निम्न भूमियों में कृषि सभ्यता अधिक होती है। पर्वत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और पर्यटक को बढ़ावा देते हैं। खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में असमान रूप से वितरित है। खनिज संसाधन की उपलब्धता औद्योगिक विकास का आधार प्रदान करती है। गौ जलवायु किसी दिए हुए क्षेत्र में जीवित रह जाने वाले पादपों व वन्य जाति के प्रकार को प्रभावित करती है। यह विभिन्न उत्पादन की विविधता को भी सुनिश्चित करती है। उदाहरणतः उन उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में ही हो सकता है। केला, रबड़ तथा कहवा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही उग सकते हैं। जनसंख्या कारक विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण तथा उसकी विविधता, व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक कारक विशिष्ट संस्कृतियों में कला तथा हस्तशिल्प के विभिन्न रूप विकसित हुए हैं, जिन्हें विश्व भर में सराहा जाता है। उदाहरण स्वरूप चीन द्वारा उत्पादित उत्तम कोटि का पोर्सिलीन, चीनी मिट्टी का बर्तन तथा ब्रोकेड, किमखाज, जारीदार या बूटेदार कपड़ा। ईरान के कालीन प्रसिद्ध है, जबकि उत्तरी अफ्रीका का चमड़े का काम और इंडोनेशिया बटिक छींट वाला वस्त्र बहुमूल्य हस्तशिल्प है। जनसंख्या का आकार, सघन बसाव वाले देशों के आंतरिक व्यापार अधिक है, जबकि बाह्य व्यापार कम परिमाण वाला होता है, क्योंकि कृषक और औद्योगिक उत्पादों का अधिकांश भाग स्थानीय बाजारों में ही खप जाता है। जनसंख्या का जीवन बेहतर गुणवत्ता वाले आयाती उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है, क्योंकि निम्न जीवन स्तर के साथ केवल कुछ लोग ही महंगी आयाती वस्तु खरीद पाने में
समर्थ होते हैं। आर्थिक विकास की प्रवस्था, देशों के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं का स्वभाव प्रकार परिवर्तित हो जाता है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाता है, जबकि औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी और निर्मित उत्पादों का निर्यात करते हैं तथा खाद्यान्न तथा अन्य कच्चे पदार्थों का आयात करते हैं। विदेशी निवेश की सीमा, विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है जिनके पास खनन प्रौद्योगिकी द्वारा तेल खनन, भारी अभियांत्रिक, काठ कबाड़ तथा बागवानी कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव है। विकासशील देशों में ऐसी पूंजी प्रधान उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थों, खनिज का आयात सुनिश्चित करते हैं तथा अपने निर्यात उत्पादों के लिए बाजार निर्मित करते हैं। यह संपूर्ण देश चक्र देशों के बीच में व्यापार के परिणाम को आगे बढ़ाता है। परिवहन, पुराने समय में परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों का अभाव स्थानीय क्षेत्रों में व्यापार को प्रतिबंधित करता था। केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे रत्न, रेशम तथा मसाले की लंबी दूरियों तक पार किया जाता था। रेल, समुद्री तथा वायु परिवहन के विस्तार और प्रशीतन और परिरक्षण के बेहतर साधनों के साथ व्यापार ने स्थानीय विस्तार का अनुभव किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हैं। ये है परिमाण, प्रखंडीय संयोजन और व्यापार की दशा। व्यापार का परिमाण व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल परिमाण कहलाता है। हालांकि व्यापारिक सेवाओं की को तौल में नहीं मापा जा सकता, इसीलिए व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण के रूप में जाना जाता है। क्रियाकलाप, आप क्या सोचते हैं कि पिछले दशकों में व्यापार का परिणाम बढ़ा है? क्या इन आंकड़ों की तुलना की जा सकती है? 1955 की तुलना में 2010 में कितनी वृद्धि हुई? व्यापार संयोजन, पिछली शताब्दी में देशों द्वारा आयाती तथा निर्याती वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन हुए हैं। पिछली शताब्दी के आरंभ में प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था, बाद में विनिर्मित वस्तुओं के प्रमुखता प्राप्त कर ली और वर्तमान समय में यद्यपि विश्व व्यापार का अधिकांश विनिर्माण क्षेत्रों के आधिपत्य में है, सेवा क्षेत्र जिसमें यात्रा, परिवहन तथा अन्य व्यावसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं ऊपरगामी प्रवृत्ति दर्शा रहा है। तालिका 9.1 दर्शाती है कि कुल व्यापारिक माल के आयात तथा एवं निर्यात की मात्रा गत वर्षों में अनुकूल रूप से बढ़ रही है। चित्र 9.3 को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 2005 से 2015 तक विश्व व्यापार निर्यातक में विनिर्मित सबसे अधिक है। विश्व आयात और निर्यात यूएस से $10 में। निर्यात 1955 में 95,000 कुल निर्यात माल, कुल आयात कुछ व्यापारिक माल 99,000, 1965 में 1,90,000, 1,99,000, 8,77,000, 9,12,000, 19,54,000, 20,15,000, 51,62,000, 52,92,000, 1,03,93,000, 1,07,53,000, 1,55,83,232, 1,56,28,204 2015 में हो जाता है। ये सोर्स विजिट वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन एज 21/7/2017 को लिया गया। विश्व व्यापारिक माल निर्यात 2005 से 2015 तक दर्शाई गई है। कुल व्यापारिक माल, कुल कृषि उत्पादक, ईंधन और खाद्यान्न उत्पादक और विनिर्मित माल चारों रेखाएं दिखाई गई हैं जो 0, 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 18,000, 20,000 तक दिखाई गई हैं। जो 2005 से 2006, 2007, 2008 में 2008 से 9 में तीनों रेखाएं नीचे गिरी हैं। 2009 से 10 में बढ़ता हुआ दिखाई, 2011 से 12, 12 से 13, 13 से 14 और 14 से 2015 तक दिखाई गई हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2016 से लिया गया है। योगदान करते हैं। ईंधन और खनन उत्पादन तथा कृषि भी व्यापारिक निर्यात को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विश्व व्यापार
विश्व व्यापारिक व्यापार में महाद्वीपों की हिस्सेदारी में परिवर्तन है, क्योंकि यूरोप का योगदान घट रहा है जबकि एशियाई देशों का योगदान बढ़ रहा है। व्यापार की दिशा ऐतिहासिक रूप से वर्तमान कालिक विकासशील देश मूल्य परक वस्तुओं तथा शिल्प आदि का निर्यात किया करते थे, जो यूरोपीय देशों को निर्यात किया की जाती थी। 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में प्रत्यावर्तन हुआ। यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेश से खाद्य पदार्थ तथा कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरे और विनिर्माण वस्तुओं के व्यापार में अग्रणी बने। उस समय जापान भी तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक देश था। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व व्यापार की पद्धति में तीव्र परिवर्तन हुआ। यूरोप के उपनिवेश समाप्त हो गए, जबकि भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। व्यापारित वस्तुओं की प्रकृति भी बदल गई। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा परिमाण का प्रलेखन करता है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल है। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक अथवा अनुकूल है। एक देश की आर्थिक के लिए व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के गंभीर निहितार्थ होते हैं। एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होगा कि देश वस्तुओं के क्रय पर उससे अधिक व्यय करता है जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित करता है। यह अंतिम रूप से वित्तीय संचय की समाप्ति को भी प्रेरित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला को द्विपक्षीय व्यापार दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए वे सहमति करते हैं। उदाहरण देश को कुछ कच्चे माल पदार्थ के व्यापार के लिए इस समझौते के साथ सहमत हो जाता है कि देश को कुछ अन्य निर्दिष्ट सामग्री खरीदेगा, अथवा स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है। बहुपार्श्विक व्यापार, जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है कि बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। वही देश अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। कुछ व्यापारिक साझेदारी को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र MFN की स्थिति प्रदान करते हैं। मुक्त व्यापार की स्थिति। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। यह कार्य व्यापारिक अवरोध जैसे सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है। घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापारी उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को उन पर प्रतिकूल थोपते हुए तथा उन्हें विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। परिवहन एवं संचार तंत्र के विकास के साथ ही वस्तुओं एवं सेवाएं पहले की अपेक्षा तीव्र गति से एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सकती हैं। किंतु मुक्त व्यापार को केवल संपन्न देशों के द्वारा ही बाजारों की ओर नहीं ले जाना चाहिए। डंप करना लागत की दृष्टि से नहीं, वरना भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमतों की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा डंप करना कहलाती है। बल्कि विकसित देशों को चाहिए कि वे अपने स्वयं के बाजारों को विदेशी उत्पादों से संरक्षित रखें। देशों को भी डंप की गई वस्तुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मुक्त व्यापार के साथ इस व्यापार की सस्ते मूल्य की डंप की गई वस्तुएं घरेलू उत्पाद को नुकसान पहुंचा सकती हैं। विश्व व्यापार संगठन 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त कराने हेतु कुछ देशों के द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ GATT का गठन हुआ। 1994 में सदस्य देशों के द्वारा राष्ट्रों के बीच मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को प्रोन्नत करने के लिए एक अस्थायी संस्था के निर्माण का निश्चय किया गया था तथा जनवरी 1995 में GATT
को विश्व व्यापार संगठन WTO में रूपांतरित कर दिया गया। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। यह विश्व व्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है और इसके सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। विश्व व्यापार संगठन दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा अन्य panel to the study anti-dumping duty and the shrimping. The US Act had seriously hit India. The export to the country, as US is the second largest import of the migrants product from the India. Gore Joseph Kochi 26 November uploading India and the Thailand request World Trade Organization WTO has the constituted a panel to examine their anti-dumping duty and the custom bond imposed by the USA government against the import shrimp from the country. The dispute the settlement body of the WTO has resolved to the appointed the panel so that several rounds of the discussion with the country were full alliance. Fall Alliance SSA, an organization of local shrimp manufacture. The US Act had seriously hit India the export to that country. As US is the second largest importer of marine product from India, their duty was also imposed against the host of the other country like the Thailand, China, Brazil, in Ecuador, Vietnam in July 2004. USA Custom had also imposed the continuous bond requirement on the importance of the certainly frozen warm water shrimp from these country. क्रियाकलाप सोचिए वे कौन से कारण हैं जिनके व्यापार देशों के लिए डंपिंग गहरी चिंता का विषय बनती जा रही है। विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। उन लोगों के लिए विश्व व्यापार संगठन की आलोचना एक विरोध किया गया है जो मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था और भूमंडलीकरण के प्रभाव से परेशान है। इस पर तर्क किया गया है कि मुक्त व्यापार आम लोगों के जीवन को अधिक संपन्न नहीं बनाता है, धनी देशों को और अधिक धनी बनाकर यह वास्तव में गरीब और अमीर के बीच की खाई को बढ़ा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन में प्रभावशाली राष्ट्र केवल अपने वाणिज्य हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक विकसित देशों ने अपने बाजारों को विकसित देशों के उत्पादों के लिए पूरी तरह से नहीं खोला है। यह भी तर्क दिया जाता है कि स्वास्थ्य, श्रमिकों के अधिकार, बाल श्रम और पर्यावरण जैसे मुद्दे की अपेक्षा की गई है। क्या आप जानते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 2016 में 164 देशों ने विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है। प्रादेशिक व्यापार समूह व्यापार को मध्य में भौगोलिक सामीप्य, समरूपता और पूरकता के साथ देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने एवं विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आए हैं। आज 120 प्रादेशिक व्यापार समूह विश्व के 52% व्यापार का जनन करते हैं। इन व्यापार समूहों का विकास अंततः प्रादेशिक व्यापार को गति देने में वैश्विक संगठनों के असफल होने में प्रत्युत्तर में हुआ है। यद्यपि ये प्रादेशिक समूह सदस्य राष्ट्रों में व्यापार शुल्क को हटा देते हैं तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन भविष्य में विभिन्न व्यापारिक समूह के बीच मुक्त व्यापार का बने रहना कठिन होता जा रहा है। कुछ प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह तालिका 9.2 में सूचीबद्ध किए गए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सब संबंधित मामले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रों के लिए पारस्परिक लाभदायक होता है यदि यह प्रादेशिक विशिष्टीकरण, उत्पादन के उच्च रहन सहन के स्तर, वस्तुओं एवं सेवाओं की विश्वव्यापी उपलब्धता, कीमतों और वेतन का समानीकरण, ज्ञान एवं संस्कृति के प्रस्फुरण को प्रेरित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए हानिकारक हो सकता है यदि यह अन्य देशों पर निर्भर विकास के असमान स्तर, शोषण एवं युद्ध का कारण बनने और प्रतिद्वंदियों की ओर उन्मुख और विश्वव्यापी व्यापार जीवन के अनेक पक्षों को प्रभावित करते हैं। यह सारे विश्व में पर्यावरण से लेकर लोगों के स्वास्थ्य
एवं कल्याण इत्यादि सभी को प्रभावित कर सकता है। जैसे जैसे देश अधिक व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा बनते जा रहे हैं, उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है और संसाधन को नष्ट होने की दर, उनके पुनर्भरण की दर तीव्रता होती है। परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन भी तीव्रता से चाल के 9.2 प्रमुख प्रादेशिक समूह मुख्यालय राष्ट्र सदस्य राष्ट्र उत्पत्ति वस्तुएं सहयोग के अन्य क्षेत्र। आसियान में जकार्ता मुख्यालय, इंडोनेशिया में ब्रुनेई दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अगस्त 1967। कृषि उत्पादन रबड़, ताड़ का तेल, चावल, नारियल, कॉफी, खनिज, तांबा, कोयला, निकिल और टंगस्टन ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा सॉफ्टवेयर उत्पादक, आर्थिक वृद्धि को त्वरित करना, सांस्कृतिक विकास, शांति और प्रादेशिक स्थायित्व। CIS मिन्स्क, बेलारूस, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। अशोधित तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, कपास, रेस, एल्युमिनियम। अर्थव्यवस्था, प्रतिरक्षा और विदेशी नीति और मामलों पर समन्वय एवं सहयोग। EU यूरोपियन संघ, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। EEC मार्च 1997। EU फरवरी 1992 यानी 1992। कृषि उत्पाद, खनिज, रसायन, लकड़ी, कागज, परिवहन का गाड़ियां, ऑप्टिकल उपकरण, घड़ियां, कलाकृतियां, पूरा वस्तुएं। एकल मुद्रा के साथ एकल बाजार। LAIA लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन, मॉन्टेविडियो, उरुग्वे, अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, मेक्सिको, पराग्वे, पेरू, उरुग्वे और वेनेजुएला। 1960। नफ्टा NAFTA नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन, संयुक्त राज्य अमेरिका। 1994। कृषि उत्पाद, मोटर गाड़ियां, स्वचालित पुर्जे, कंप्यूटर, वस्त्र। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वियना। अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। 1949। अशोधित खनिज तेल की नीतियों का समन्वय, एकीकरण। साप्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, भूटान, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। जनवरी 2006। अंतर प्रादेशिक व्यापार के करों को घटाना। नष्ट हो रहे हैं, वन काटे जा रहे हैं और नदी बेसिन निजी पेय जल कंपनियों को बेचे जा रहे हैं। तेल, गैस खनन, औषधि विज्ञान और कृषि व्यवसाय में संलग्न बहुराष्ट्रीय निगम और अधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हुए हर कीमत पर अपने कार्यों को बढ़ाए रखती हैं। उनके कार्य करने की पद्धति सतत पोषण विकास के मानकों का अनुसरण नहीं करती हैं। यदि संगठन केवल लाभ बनाने की ओर उन्मुख रहते हैं और पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर ध्यान नहीं देते, तो यह विषय के लिए इसके गहरे निहितार्थ हो सकते हैं। पतन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार पोताश्रय तथा पतन होते हैं। इन्हीं पतनों के द्वारा जहाज, माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग हो जाते हैं। पतन जहाज के लिए गोदी लादने, उतारने तथा भंडारण हेतु सुविधा प्रदान करते हैं। इन सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से पतन के प्राधिकारी नौगम्य द्वारों का रखरखाव, रस्सों व बाजरों, छोटी अतिरिक्त नौकाएं की व्यवस्था करने और श्रम एवं प्रबंधनीय सेवाओं की उपलब्धता कराने की व्यवस्था करते हैं। एक पतन के महत्व को नौभार का आकार और निपटाना किए गए हैं। जहाजों की संख्या द्वारा निश्चय किया जाता है कि एक पतन द्वारा निपटाया नौभार उसके पृष्ठ प्रदेश के विकास के स्तर का सूचक है। चित्र में सैन फ्रांसिस्को विश्व का सबसे बड़ा असल रुद्र पतन चित्र 9.4 में ये दृश्य दिखाया गया है।
पतन के प्रकार सामान्यतः पतनों का वर्गीकरण उनके द्वारा संभाले गए यातायात के प्रकार के अनुसार किया जाता है। निपटाए गए नौभार के अनुसार पतनों के प्रकार। औद्योगिक पतन, ये पतन थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं, जैसे अनाज, चीनी, जैविक तेल, रसायन और इसी प्रकार के पदार्थ। वाणिज्य पतन, ये पतन सामान्य सामान्य नौभार और समवेष्टित उत्पादों तथा विनिर्मित वस्तुओं का निपटान करते हैं। ये पतन यात्री यातायात का भी प्रबंधन करते हैं। चित्र लेनिनग्राद का वाणिज्यिक पतन दिखाया गया है। विस्तृत पतन, ये पतन बड़े पैमाने परिमाण के सामान्य नौभार का थोक पर प्रबंधन करते हैं। संसार के अधिकांश महान पतन विस्तृत पतनों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। अवस्थिति के आधार पर पतनों के प्रकार। अंतर्देशीय पतन, ये पतन समुद्रीय तट से दूर अवस्थित होते हैं। ये समुद्र से एक नदी अथवा नहरों द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे पतन चौरस तल वाले जहाजों या बजरें द्वारा ही गम्य होते हैं। उदाहरण स्वरूप मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा है, में फिन्स मिसिसिपी नदी पर अब स्थित है। राइन के अनेक पतन हैं, जैसे मैनहीम और ड्यूसबर्ग, और कोलकाता हुगली नदी जो गंगा नदी का एक शाखा पर स्थित है। बाह्य पतन, ये गहरे जल के पतन हैं जो वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं। ये उन जहाजों जो अपने बड़े आकार के कारण उन तक पहुंचने में अक्षम हैं को ग्रहण करके पितृ पतनों की को सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण स्वरूप एथेंस तथा यूनान में इसके बायपतन पाइरेयस एक उच्च कोटि का संयोजक है। विशिष्ट कार्यकलापों के आधार पर पतनों के प्रकार। तैल पतन, ये पतन तेल के प्रकरण और नौ परिवहन का कार्य करते हैं। इनमें से कुछ टैंकर पतन है तथा कुछ तेल शोधक पतन है। वेनेजुएला में माराकाइबो, ट्यूनीशिया में एसखीरा, लेबनान में त्रिपोली टैंकर पतन है। पार्सिया की खाड़ी पर अब्दात एक तेल शोधक पतन है। मार्ग पतन, विश्राम पतन, ये ऐसे पतन हैं जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्ग पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए, जहां पर जहाज पुनः ईंधन भरने, जल भरने तथा खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डाला करते हैं। बाद में वे वाणिज्यिक पतन में विकसित हो गए। अदन, होनोलुल तथा सिंगापुर के इसके अच्छे उदाहरण हैं। तीसरा, पैकेट स्टेशन, इन्हें फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन आवागमन से जुड़े होते हैं। ये स्टेशन जोड़ों में इस प्रकार अवस्थित होते हैं कि वे जलीय क्षेत्रों के आर पार एक दूसरे के समान सामने होते हैं। उदाहरण स्वरूप इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर तथा फ्रांस में कैलाइस। अत्रोप पतन, ये वे एकत्रण केंद्र हैं जहां विभिन्न देशों से निर्यात हुए वस्तुएं लाई जाती हैं। सिंगापुर एशिया के लिए एक अत्रोप पतन है। रोटरडम यूरोप के लिए और कोपेनहेग बाल्टिक क्षेत्र के लिए अत्रोप पतन है। नौसेना पतन, ये केवल सामाजिक महत्व की पतन है। ये पतन युद्धक जहाजों को सेवाएं देते हैं तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशाला चलाते हैं। कोच्चि तथा कारवाड़ भारत में ऐसे पतन के उदाहरण हैं।